गुड मॉर्निंग। सभी छात्र उपस्थित है, यह सोचकर मैं प्रारंभ करता हूं। देखिए, गत 3 दिनों से हमने 3 कहानियां देखी। पहली उसने कहा था, दूसरी कहानी थी परीक्षा, और कल जो तीसरी कहानी इस तरह से हमने देखी उसका नाम था दिल्ली में एक मौत। आज कथा संचयन इस किताब की चौथी कहानी, लेखक भीष्म साहनी है और कहानी का नाम है फैसला। फैसला, निर्णय, अंग्रेजी में डिसीजन। फैसला कहानी की ओर आगे बढ़ने के पहले इसके जो रचनाकार है, लेखक है भीष्म साहनी। वैसे बॉलीवुड की फिल्मों से आप कुछ जानकारी रखते हो तो इनके बड़े भाई बलराज साहनी हिंदी सिनेमा जगत के एक बहुत बड़े अभिनेता रहे थे, और उनके छोटे भाई भीष्म साहनी जो एक हिंदी के लेखक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। इन्होंने कई कहानियां लिखी, लेकिन कहानियों के साथ साथ इनके उपन्यास बड़े लोकप्रिय रहे, जैसे कि भाग्य रेखा, झरोखे, मैयादास की माड़ी, नीलू, नीलिमा और नीलोफर, तमस। इन उपन्यासों में मैं तमस उपन्यास का जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि एक 10-12 साल पहले टेलीविजन के चैनलों पर भीष्म साहनी के तमस इस उपन्यास पर आधारित एक मालिका चली थी, जो उन दिनों काफी लोकप्रिय हुई, बहुचर्चित रही, क्योंकि सभी दर्शकों ने इस मालिका को खूब सहारा, खूब देखा। तमस का अर्थ है अंधकार, और किस तरह से आजादी तो मिली थी 1947 को, देश का बंटवारा हुआ धर्म के नाम पर, और जो सांप्रदायिक थी वो बड़ी उफान पर थी, और तब उस धर्म के नाम पर जो अंधकार छाया हुआ था, उस कोहरे को हटाने का प्रयास, कोशिश, या वह उस तत्कालीन चित्र को बड़े प्रभावी ढंग से लेखक भीष्म साहनी ने तमस इस उपन्यास में रखा। खैर, आज हमें उनकी कई प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी देखनी है, फैसला। कहानी में ये फैसले आते हैं आमतौर पर अदालत से, आपकी भाषा में न्यायालय या कोर्ट से। वहां जो मैजिस्ट्रेट बैठे हुए होते हैं, जज साहब, न्यायाधीश, और उनके सामने जिरह चर्चा करने वाले तमाम सारे वकीलात, जो कुछ भी निर्णय चलता हो अदालत में, हर कोई अपने अपने पक्ष को रखता है, और न्यायाधीश या जज साहब, मैजिस्ट्रेट फैसला सुनाते हैं। लेकिन हम ये देखें कि यह फैसला किसके आधार पर सुनाया जाता है। यह फैसला सुनाया जाता है संविधान या घटना के आधार पर। और देखिएगा, कितने बड़े संजोग की बात है कि आज है 26 नवंबर
और पूरे भारतवर्ष में आज 26 नवंबर मनाया जाता है संविधान दिन के बारे में। संविधान दिवस के रूप में हम उस संविधान को मनाते हैं क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने और उनके सहयोगियों ने जो संविधान बनाकर स्वातंत्र्य, समता और बंधुत्व, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय देने का प्रयास किया, सभी भारतीयों को एक कल्याणकारी राज्य की ओर जाने का निर्देश दिया, और उसी संविधान ने हम आम भारतीयों को जो बुनियादी हक, अधिकार और कर्तव्य है उसे सूचित किया। ऐसे संविधान में बनाए गए जो कानून है, कायदे है, इसके आधार पर अदालत फैसला करती है और सच को सच, झूठ को झूठ साबित करके गुनहगार को सजा दिलाती है, और जो निर्दोष होगा उसे बरी करती, उसे मुक्त करती। ऐसा एक न्यायालय, अदालत लेखक भीष्म साहनी ने इस कहानी में हमारे सामने रखी है। देखिएगा, भीष्म साहनी की कहानियों में गांव, कस्बों, देहातों का जनजीवन का चित्रण है, लेकिन यह चित्रण उन्होंने बड़ी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ पाठकों के सामने रखी। क्या है कहानी फैसला में? मैजिस्ट्रेट या जज, न्यायाधीश के रूप में शुक्ला जी हमारे सामने आते हैं। शुक्ला जी उस छोटे से शहर के अदालत में मैजिस्ट्रेट है, जज है, न्यायाधीश है। कहने के लिए ये शुक्ला जी जज है, लेकिन बड़े प्रामाणिक और ईमानदार। ऐसे बहुत कम लोग हमें दुनिया में देखने को मिलते कि जो प्रामाणिकता के साथ, नेकी के साथ, ईमानदारी के साथ उनका जो पेशा है, उन पर जो जिम्मेदारी सौंपी गई है और विशेषता फैसला, निर्णय देने की, उसे बखूबी ईमानदारी से निभाते हो। और उनमें शुक्ला जी का नाम सर्वोपरि है। जाहिर है शुक्ला जी प्रामाणिक है, ईमानदार है और अपने पेशे को बड़ी प्रामाणिकता के साथ निभाते निभाते पूरे महकमे में, पूरे शहर में और आसपास के प्रदेश में उनका नाम, इस तरह से उनको प्रसिद्धि मिली है, उनका नाम लोगों की जुबान तक पहुंचा हुआ है। मैजिस्ट्रेट होने के बावजूद भी शुक्ला जी बड़ी सादगी से रहते थे, क्योंकि आमतौर पर छोटे मोटे अदालत का न्यायाधीश जो होता है वो सूट, पैंट, टाई, चमचमाते हुए शूज पहनता, गले में टाई अटकाता, कोट पहनता, हाथों में कीमती घड़ी होती, उंगलियों में चमचमाती हीरे की अंगूठी होती, उसके आगे पीछे 2-4 नौकर या अर्दलिया या पुलिस वाले रहते। ऐसे मैजिस्ट्रेट, ऐसे न्यायाधीश को आमतौर पर हम देखते आए, लेकिन शुक्ला जी ऐसे जज में से नहीं थे। सुनकर आपको हैरानी होगी कि जज के रूप में रहते हुए भी शुक्ला जी कुर्ता और पाजामा पहनते थे, और वह कुर्ता और पाजामा भी सूती कपड़ों का होता था। उस पर वे इस्त्री किए हुए भी कपड़े नहीं थे, पैरों में जूता नहीं, सादी सीधी चप्पलें पहनते थे, और गांव में शहर के लोगों के साथ बड़ी सादगी से पेश आते थे।
इनकी जब शिक्षा दीक्षा चल रही थी, शिक्षित होकर ये जज साहब बने, तब अपनी बूढ़ी मां को उन्होंने एक वचन दिया था। यह वचन था कि मैं अपना पेशा करते हुए, मुझ पर जो सरकार ने जिम्मेदारी सौंपी है उसे निभाते हुए मैं किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं दूंगा। क्योंकि अदालत का कामकाज आपने देखा है या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन दूरदर्शन के चैनलों पर या अखबार पत्रों में आप सुनते आए होंगे कि आज देश में ऐसा एक भी क्षेत्र बचा नहीं है कि जहां रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार नहीं चलता। और कई मामलों में ऐसा घपला होता है और उसकी खबरें हम आए दिन समाचार पत्र में पढ़ते आए, और हम देखते हैं कि गुनहगार अदालत से छूटकर बाहर आता और सीना तान कर गली मोहल्ले शहर में घूमता रहता, और जो बेगुनाह है, जो निर्दोष है, उस बेचारे को जेल की सजा काटनी पड़ती। ऐसा दृश्य हम देखते आए। और इसी कारण शुक्ला जी जब मैजिस्ट्रेट बने तब उन्होंने अपनी बूढ़ी मां को वचन दिया था कि मैं किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं दूंगा। लेखक के एक मित्र है जिनका नाम है हीरालाल। लेखक अपने मित्र हीरालाल के साथ संध्या के समय रोजाना घूमने फिरने के लिए निकलते थे, और एक दिन हीरालाल ने लेखक की पहचान शुक्ला जी से करवाई। हीरालाल जी ने कहा कि देखिए, ये हमारे शहर के मैजिस्ट्रेट है, जज है। शुक्ला जी बड़ी सादगी के साथ लेखक से हाथ मिलाया, जान पहचान हुई। लेखक ने जब उस जज साहब की ओर देखा, उनकी सादगी, उनके सूती कपड़े के पाजामा और कुर्ता, पैरों में चप्पलें, कोई ताक झांक नहीं, कोई नौकर चाकर नहीं। लेखक को देखकर ऐसा नहीं लगा कि ये जज साहब है, बल्कि कोई सामान्य क्लर्क जैसा उनका पहनावा था। लेकिन आगे चलकर पूरी कहानी में दोस्त हीरालाल लेखक को ये समझाते हैं कि देखिए, इतने सादगी पूर्ण रहने के बावजूद भी वे इतने अच्छे फैसले सुनाते हैं, गरीबों को न्याय दिलाते, और जो दोषी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा सुनाते। फिर ऊपर से कितना भी दबाव क्यों ना आए, वो किसी के सामने झुकते नहीं, और संविधान में जो कानून कहा गया है उस कानून का पालन करने के कारण उनका नाम पूरे शहर में एक सज्जन महात्मा पुरुष के रूप में लिया जाता है। और जल्द ही कहानी में एक वाकया घटता है, एक घटना घटती है। कौन सी घटना थी? कि उस शहर में एक जेलदार है, ज पर दो मात्रा जेलदार, यानी कि पुराने जमाने में मालगुजारी या टैक्स वसूल करने वाला। आज जैसे कि म्युनिसिपैलिटी या नगर पालिका का एक अधिकारी होता है जो शहर में कोई व्यापारी नया माल लेकर आता है तो उनसे टैक्स वसूल करता। पुराने जमाने में ऐसी चुंगी के नाके हुआ करते थे। चुंगी यानी कि कर वसूल करने के लिए शहर के चारों सीमाओं की ओर एक छोटा सा ऑफिस होता था, और आने जाने वाले से टैक्स वसूल किया जाता था। तो ऐसा मालगुजारी या टैक्स वसूली का पेशा करने वाला जो होता है, कहानी में उसे जेलदार कहा।
तो उस जेलदार के साथ उस शहर का जो पुलिस वाला, पुलिस इंस्पेक्टर या थानेदार जो था, उसके न जाने क्यों दुश्मनी थी। और घटना एक बार ऐसी घटी कि उस थानेदार ने, पुलिस इंस्पेक्टर ने एक गलत गुनाह में उस जेलदार को अटक की और उस पर एक मुकदमा दायर किया जो झूठ मूठ का था। अपनी कोई पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए उस पुलिस थानेदार ने उस जेलदार पर एक झूठा मुकदमा दायर किया। दोस्तों, जिंदगी में एक बात ध्यान में रखिएगा, पुलिस जो अपने यूनिफॉर्म में होते हैं, सर पर बड़ी अच्छी कैप होती, यूनिफॉर्म पहना हुआ है, उनके कंधे पर बैचेस लगे हुए होते, वहां लिखा होता म.पो. यानी कि महाराष्ट्र पुलिस। पुलिस का एक घोष वाक्य है, खल निग्रहणाय सदा रक्षणाय, क्योंकि उसका अर्थ यह है कि हम ये निग्रह करते हैं कि हम सदा जनता की रक्षा करेंगे। पुलिस के कुछ अच्छी बातें हैं कि समाज की रक्षा करते, 24 घंटे सेवा करते, कोई भी व्रत त्योहार हो, 24 घंटे अपने घर बार को भूलकर ड्यूटी पर तैनात रहते। और इसी कारण ये पुलिस को मित्र भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, पुलिस वालों से ना कभी दोस्ती करना, ना कभी दुश्मनी करना, क्योंकि वह अपने साथ घटी हुई बातों का बदला, प्रतिशोध लेने के लिए न जाने किस बात पर कब उतारू हो जाए, क्योंकि उन पुलिस वालों के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। और उसका नमूना, उसकी मिसाल इस कहानी में हमें देखने को मिलती है कि जेलदार को किस तरह से झूठे मुकदमे में पुलिस थानेदार उस पर मुकदमा दायर करता और वह मुकदमा उस अदालत में आता जिस अदालत के जज या न्यायाधीश शुक्ला जी है। वो पुलिस थानेदार झूठ मूठ के कागजात बनाता, नंबर 1। नंबर 2, झूठ मूठ के गवाह साक्ष्य अदालत के सामने प्रस्तुत करता। सरकारी वकील बड़ी जिरह करते, चर्चा करते, और अंत में यहां तक फैसला होने जा रहा है कि जेलदार को सजा सुनाने की नौबत आती है न्यायाधीश शुक्ला जी के सामने। सजा सुनानी थी दूसरे दिन। आज रात को खा पीकर वो बिस्तर पर पड़े हैं, सोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद मैं कल जो फैसला सुनाने जा रहा हूं उसमें हो सकता है मैं कुछ गलती कर रहा हूं। फिर उस दिन सवेरे वो उठते, जहां जेलदार रहता उस गली मोहल्ले में जाते। उसी गली मोहल्ले में एक पुराने जज साहब रहते थे जो शुक्ला जी के मित्र थे। उनके घर जाते, उनसे पूछताछ करते कि वे फला फला जेलदार कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उस पर यह आरोप लगाया गया है, सच है झूठ है। वो पुराना जज साहब कहता कि जेलदार तो वैसा नहीं है, बड़ा नेक है, प्रामाणिक है।
फिर दूसरे तीसरे चौथे ऐसे जान पहचान के लोगों से जज साहब मिलते, उनसे भी वही रिपोर्ट आती, और उन लोगों की रिपोर्ट ये कहलाती है कि थानेदार ने झूठ मूठ का मुकदमा उस पर दायर किया है और उस जेलदार को फंसाने की कोशिश की जा रही है। फिर दूसरे दिन वो अदालत में आते और जो फैसला सुनाना था फैसला नहीं सुनाते, बल्कि कहते कि उसे दूसरे दिन पर टाला जाए। और फिर उस दिन पुलिस थाने से वो तमाम सारी रिपोर्ट मंगवाते, साक्ष्य गवाह वालों को बुला लेते और उन कागजात की अच्छी तरह से छानबीन करने के बाद उन्हें लगता कि इसमें कुछ झूठ है, कागजात कुछ इस तरह से नकली बनाए गए हैं, बनावटी है। और फिर वो कानून की किताब निकालते, संविधान को देखते और फिर उन्हें सच का पता चलता। तीसरे दिन अदालत शुरू हो जाती और जज साहब शुक्ला जी फैसला सुनाते। क्या फैसला सुनाते? वो फैसला सुनाते कि इस केस में जो झूठ मूठ के कागजात बनाए गए उसको वो अदालत के सामने रखते, वो जो साक्ष्य और गवाह वाले थे उन्हें किस प्रकार इस तरह से मार पीट कर झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया उसका सबूत रखते, और अंत में यह फैसला सुनाते कि जो जेलदार है उसे बाइज्जत रिहा किया जाए, मुक्त किया जाए, वो निर्दोष है। और साथ ही और एक फैसला सुनाते कि इसे झूठ मूठ का मुकदमा दायर करने वाले जो पुलिस वाले हैं, जो थानेदार है, उसे वो दोषी करार देते। फैसला सुनाया, थानेदार हक्का बक्का रह गया, क्योंकि शायद पहली बार उसके पुलिसी जीवन में उसे दोषी समझाया गया और हो सकता है उस पर कोई आगे चलकर दफ्तरी कानूनी कार्रवाई हो जाए, उसका प्रमोशन कैंसिल किया जाए, हो सकता है उसे नौकरी से निकाल दिया जाए। इसलिए वो पुलिस थानेदार हक्का बक्का रह गया, बड़ा दुखी हुआ, गुस्सा भी आया न्यायाधीश के प्रति। लेकिन वो फैसला सुनने के बाद सभी शहर में न्यायाधीश शुक्ला जी की चर्चा होने लगी कि शुक्ला जी कितने नेक है, प्रामाणिक है, कि जो बेगुनाह जेलदार को सजा होने वाली थी उसे उन्होंने मुक्त किया, और जो दोषी पुलिस वाला है उसे दोषी करार दिया। और दोस्तों, अदालतों में तो यही होना चाहिए, क्योंकि कभी अदालत में आप गए होंगे या हिंदी फिल्मों में अदालत का जब दृश्य आता है तो आपने देखा होगा जज साहब बैठे हुए होते हैं और उनके एक बाजू को एक न्याय देवता की तस्वीर होती, स्टैच्यू होता, पुतला होता, और उस न्याय देवता के हाथ में क्या होता? एक तराजू होता, ना दाएं बाजू को झुकता ना बाएं बाजू को झुकता, और उस न्याय देवता को और बारीकी से देखिए, उसकी आंखों पर एक काली पट्टी बंधी हुई होती है, यानी कि न्याय देने वाली वो न्याय देवता इस तरह से किसी के पलड़े में अपना वजन नहीं डालेगी, ना निर्दोष को दोषी ठहराएगी और ना दोषी को निर्दोष ठहराएगी, बल्कि जो असली गुनहगार है उसे छोड़ेगी नहीं, उसे सजा देगी ही।
और इस तरह से पूरे शहर भर जज साहब शुक्ला जी की बड़ी वाहवाही हो रही है, प्रशंसा हो रही है। अब ये बात पुलिस थानेदार को हजम नहीं होती और वो पुलिस इंस्पेक्टर अपने डिप्टी कमिश्नर के पास चला जाता और वो डिप्टी कमिश्नर के सामने जाकर दरख्वास्त करता, हाथ जोड़ता, प्रार्थना करता कि देखिए कमिश्नर साहब, कल फिरोजपुर अदालत ने यह फैसला सुनाया और जज साहब ने पुलिस वालों को दोषी करार दिया। पुलिस वालों को, केवल मुझे ही दोषी नहीं ठहराया, सारे पुलिस वालों पर धब्बा लगाया, क्योंकि अपने को बचाने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर देखिए कैसी बात बढ़ा चढ़ाकर कह रहा है, मुझे सजा हो जाए मैं भुगत लूंगा, लेकिन पूरे पुलिस वालों पर अगर यह दोष लगता है, धब्बा लगता है, तो समाज में पुलिस वालों की थू थू हो जाएगी, लोग टीका टिप्पणी करेंगे। और मैंने इसकी तहकीकात करते समय रात दिन एक किए, बड़े मुश्किलों से कागजात इकट्ठा किए, गवाह साक्ष्य देने वालों को खड़ा किया। उसके लिए पुलिस वालों को कितनी मेहनत करनी पड़ती, कितना कष्ट उठाना पड़ता। पुलिस वालों को ये ड्यूटी निभाते समय अपने परिवार की ओर ध्यान देने के लिए समय नहीं मिलता, बच्चों की ओर ध्यान देने के लिए समय नहीं मिलता, और हम इतनी मेहनत से कोई मुकदमा खड़ा करते हैं तो ये न्यायाधीश लोग उल्टा उसको सजा देने के बजाय हम पर दोष देते। कमिश्नर को यह बात समझ में आती, वो न्यायाधीश के साथ बात करते और ऊपर के न्यायालय में ये मुकदमा जाता। जैसे कि तालुके के स्थान पर एक न्यायालय होता, उसके बाद जिले पर एक जिला न्यायालय होता, जिला न्यायालय के ऊपर एक हाईकोर्ट होता, उच्च न्यायालय, उस उच्च न्यायालय की सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता। यहां नहीं न्याय मिला तो वहां ऊपर हम जा सकते हैं। और जो पुलिस कमिश्नर के कहने पर यह फैसला ऊपर की अदालत में चला गया, तो ऊपर की अदालत ने जो फैसला सुनाया वो सुनकर हम हैरान हो जाएंगे। उन्होंने उस पुलिस थानेदार को निर्दोष करार दिया। ठीक है भाई, यहां तक भी ठीक है। निचले न्यायालय ने जिस पुलिस थानेदार को दोषी करार दिया था, ऊपरी सत्र न्यायालय में फैसला उल्टा हुआ कि उस थानेदार को निर्दोष करार दिया और उल्टा जो निचले न्यायालय के जज थे शुक्ला जी, उनको दोषी करार दिया और अपनी टिप्पणी में कहा कि क्या निचले न्यायालय के जज साहब ने कोई रिश्वत ली, पैसे लिए और न्याय दिया? ऐसा फैसला सुना है। यह फैसला सुनते ही शुक्ला जी को बड़ा धक्का लगा, क्योंकि अब तक उनका संपूर्ण जीवन जो था वो प्रामाणिकता, ईमानदारी से भरा हुआ था। उसमें कहीं भी अभी तक के जीवन में कोई धब्बा नहीं लगा था, और पहली बार उनके चरित्र पर धब्बा लगा कि क्या शुक्ला जी ने रिश्वत लेकर यह फैसला सुनाया। उन्हें बड़ा बुरा लगा। अपनी बूढ़ी मां को दिया हुआ वचन उन्हें याद आया। वो वचन था कि मैं किसी बेगुनाह को सजा नहीं दूंगा, न्याय के साथ काम करूंगा। और अब जब उन्हें ही दोषी करार दिया गया, हाँ दोषी करार दिया, एक बार ये बात हमें मंजूर है,
लेकिन उल्टा उन पर क्या रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया। और इस कारण इस तरह से उस अदालत ने जो फैसला सुनाया, इसका बड़ा दुख हुआ। और दुख होने के साथ ही अब इस तरह से न्यायाधीश शुक्ला जी बड़े दुखी हुए। रात भर वो सोचते रहे कि जीवन भर मैंने संविधान कानून को सामने रखा, गरीबों को, अन्यायी लोगों को न्याय देने की कोशिश की, लेकिन आज जब मुझे ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया तो क्या करें। और वो जिस क्षेत्र में काम कर रहे थे उसी अदालतों ने, उसी न्यायालयों ने, अब उनका मन उस जजगिरी में नहीं रहा। रिश्वत लेकर क्या फैसला सुनाया ये कहकर अदालत चुप नहीं रही, बल्कि 5 साल तक उसी स्थान पर आपको नौकरी करनी होगी, आपको कोई प्रमोशन नहीं होगा। जज शुक्ला जी का अब मन नहीं लग रहा है नौकरी करने में, क्योंकि ऐसी बेइज्जती करके क्या नौकरी करना। और फिर वह अंत में सोचते हैं कि भाई ये न्यायालय अदालतें फैसला करती है, कैसे फैसला करें? संविधान के साथ, कानून की किताबों के साथ। आवाज नहीं करना है, अपने माइक्रोफोन म्यूट कीजिए, माइक्रोफोन म्यूट कीजिएगा, माइक्रोफोन म्यूट कीजिए। तो जज साहब इस निष्कर्ष पर आए कि क्या न्यायालय में सच को भी झूठ साबित किया जाता है? क्या न्यायालय में सच को भी झूठ साबित किया जाता है? तो हां दोस्तों, ऐसा होता है, ऐसा होता है। क्योंकि हम देखते हैं ऐसे कई फैसले हैं कि जो समाज में रहने वाले नेक, ईमानदार, प्रामाणिक समाज सेवक होते हैं, जो न्याय मांगने के लिए अदालत में जाते हैं, कोई किसानों की मांगों को लेकर, कोई मजदूर कामगारों की मांगों को लेकर, लेकिन होता उल्टा है। उन्हें ही सजा होती, उन्हें जेल की सजा काटनी पड़ती, और निर्दोष लोग सीना तान कर खुला माथा लेकर समाज में घूमते फिरते हैं। वरना समाज में इतने गुंडे पैदा नहीं होते, इतने डकैती चोर पैदा नहीं होते, इतने भ्रष्टाचारी लोग पैदा नहीं होते। क्योंकि इस तरह से आज हम देश का चित्र देखते हैं कि कई उद्योगपति, बड़े बड़े व्यापारी बैंकों के हजारों करोड़ रुपए लेकर हमारी आंखों के सामने देश से बाहर चले जाते, लापता हो जाते। और हमारा देश का कानून है, हमारी देश की अदालतें हैं कि उनको सजा नहीं करती। कोई सैकड़ों, हजारों, लाखों का घपला नहीं होता। ये लोग करोड़ों रुपए का चूना लगाते बैंकों को। क्यों उनको सजा नहीं होती? क्यों अदालतें उन्हें न्याय नहीं देती, उनको दोषी करार नहीं देती? तो ये सब कुछ सोचते हैं न्यायाधीश शुक्ला जी, और अंत में ये फैसला करते कि नहीं, कि अब इस अदालती पेशे में, इस जज के रूप में रहने में उनका दिल नहीं लगता। और क्या करूं क्या ना करूं, इस कश्मकश में पड़े हुए हैं शुक्ला जी। क्योंकि मां को उन्होंने वचन दिया था कि मैं किसी बेगुनाह को सजा नहीं दूंगा, और शायद यहां जो बेगुनाह जेलदार था उसे सजा हो रही थी। उन्होंने खूब कोशिश की कि लेकिन उस बेगुनाह को
निर्दोष करार देने में वो अपयशी हुए, असफल हुए। इस कारण उन्हें चैन नहीं मिल रहा था और अंत में उन्होंने फैसला लिया कि चाहे जो कुछ हो, मैं इस जजगिरी से न्यायाधीश का इस्तीफा देता हूं, रिजाइन करता हूं, राजीनामा देता हूं, और वो अपनी जज न्यायाधीश होने का इस्तीफा दे देते। आगे चलकर उस जज साहब के चरित्रों को बहुत अच्छा मोड़ कहानीकार भीष्म साहनी ने दिया है। क्या कहते हैं भीष्म साहनी? वो जजगिरी छोड़ देते और कहानी के अंत में वे अध्यापक बनने का फैसला करते, शिक्षक, टीचर। क्योंकि दोस्तों, आज देश में कई क्षेत्र हैं, कई दफ्तर है, कई ऑफिसेस है, कई कारपोरेट है, कई कारखाने, मिल, फैक्ट्रियां हैं, लेकिन हमारे देश में आज तक ऐसा एक ही क्षेत्र बचा है, शिक्षण क्षेत्र या शिक्षा का क्षेत्र। क्योंकि उन स्कूल कॉलेजों को आज भी हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं, और ये शिक्षा के मंदिर में कोई रिश्वतखोरी नहीं चलती, कोई भ्रष्टाचार नहीं चलता। अपवादात्मक कुछ एकाध दूसरा उदाहरण हो सकता है, मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन आज भी शिक्षा के क्षेत्र को पवित्रता के रूप में देखा जाता। और इसी कारण जज शुक्ला जी अपनी नौकरी का इस्तीफा देकर अध्यापक बनते, क्योंकि यही एक पेशा है कि इस तरह से आपके जैसे जो छात्र यहां पढ़ने के लिए आते हैं, जिनके चेहरे पर एक मासूमियत होती है, ये गरीबों के बच्चे, ये किसान के बच्चे, ये मजदूर के बच्चे, कि जिन माता पिताओं ने एक सपना देखा है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर कोई बड़ा अधिकारी बनेगा, उसे नौकरी लगेगी और वह हमें इस गरीबी से ऊपर उठाएगा। ऐसा अध्यापक का पेशा है, और ऐसा अध्यापक का पेशा इस तरह से शुक्ला जी स्वीकार करते। तो पूरी कहानी में एक बात हमें देखने को आई कि फैसला, निर्णय, डिसीजन, ये फैसले केवल अदालत में नहीं होते, बल्कि अपने निजी जीवन में भी हमें समय समय पर फैसले लेने पड़ते कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है। इसे हमें सोचना पड़ेगा, उस पर विचार करना है, उस पर चिंतन करना है, और अंत में हमें फैसला लेना ही पड़ेगा कि उचित और अनुचित क्या है, क्या नहीं है। तो यही सबक पढ़ने वाले पाठकों को और छात्रों को ये कहानी फैसला, कहानीकार भीष्म साहनी हमें ये संदेशा देते हैं। तो इसी के साथ मैं ये कहानी यहीं पर खत्म करता हूं। आशा है कि यह कहानी आपको समझ में आई होगी। आपके मन में कोई शंका हो, कोई शुबहा हो, कोई प्रश्न उठते हो तो जरूर पूछिएगा। आज नहीं तो कल के लेक्चर में इस तरह से मैं आपकी कोई शंका होगी, प्रश्न होंगे तो उसका मैं समाधान करने की कोशिश करूंगा। तो आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।